इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं रजनीश। जी हाँ, बिल्कुल लेकर आए हैं एक बहुत ही एक अहम विषय और साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग सा विषय, जिसके मुझे लगता है हमारे बहुत सारे किसान हैं उत्तर भारत में जो बहुत इसके विषय में काम करते हैं इस पर, और इसकी खेती से बहुत ही लाभ भी उठाते हैं, लेकिन कहीं कुछ चूक हो जाती है तो और कैसे बेहतर कर सकते हैं आज जानेंगे। तो रजनीश, विषय बता देते हैं। तो विषय है हमारा आलू की खुदाई, ग्रेडिंग, भंडारण की सावधानियां। और देखिए, जैसे कि आपने कहा कि खासतौर से किसान भाई बहनों के लिए तो ये विषय जुड़ा ही है, लेकिन आम आदमी से भी जुड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी थाली का स्वाद है ना, या कोई भी सब्जी है, वो आलू के बिना पूरी नहीं होती। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि किसान भाई बहनों के लिहाज से तो हम इस बात को समझें, लेकिन आम आदमी के लिए भी ये रुचि का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब उपभोक्ता अगर जानकारी ज्यादा प्राप्त कर लेगा तभी तो हमारे जो किसान मित्र है उनकी जो खेती है वो बहुत अच्छे से पक पाएगी, अच्छे से बढ़ोतरी कर पाएगी। और साथियों, आज जो विषय अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से आप आलू की खुदाई करें, छटाई करें, ग्रेडिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग भी, और साथ में भंडारण, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर वीके गुप्ता जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार हैं अपने उन बातों के साथ जो आप के कहीं ना कहीं काम की हैं, और अगर आपके जहन में कुछ ऐसे सवाल हैं कि आप पूछना चाहते हैं आलू से जुड़ा हुआ, तो जरूर पूछ सकते हैं आप, क्योंकि फोन इन प्रोग्राम है तो हम आपको फोन नंबर बता देते हैं। देखिए, 011 दिल्ली का STD कोड है, इससे आप डायल कीजिएगा, इसके बाद डायल कीजिएगा 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और सीधे जुड़ सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आरती। और देखिए, आलू की खुदाई, ग्रेडिंग, भंडारण और इस विषय से जुड़ा कोई भी आपके दिमाग पे कोई प्रश्न आ रहा है, कोई जिज्ञासा है, तो आप सीधा जैसे कि फोन नंबर बताए हैं उन फोन नंबरों पे फोन करके पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा का समाधान ले सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। तो मुझे लगता है कि आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबकी दृष्टि। जी, तो डॉक्टर साहब, जब तक कॉल्स आती हैं, हमारे श्रोता जुड़ना शुरू होते हैं कॉल के माध्यम से, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब हम खुदाई की बात करते हैं, आलू की खुदाई किस तरह से की जाएगी, या सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इसका समय क्या है, क्या अभी समय आ गया या आने वाला है, क्या समय है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि आलू, हम जैसे आपने इसका महत्व बताया, ये पूरे विश्व में आलू जो है ना, गेहूं और चावल के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसलों में गिना जाता है। और जो हमारी जो खाद्य जरूरतें हैं उनको ये पूर्ति करता है। और कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा पूरे विश्व में कि वो ये कहे कुछ लोगों को छोड़ के कि मैं आलू नहीं खाता। तो उससे संबंधित जो विषय होते हैं, मुझे लगता है कि वो उनका सरोकार हम आम जन से भी होता है, किसानों से भी होता है। कुछ लोग इसके भंडारण में भी रहते हैं, कुछ लोग इसके व्यवसाय जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, कोई प्रसंस्करण कर रहा है। तो ये महत्व तो आलू का बहुत ही बड़ा है। अब बात आती है कि क्योंकि आलू की जो लोगों ने बिजाई समय पर की थी अक्टूबर और नवंबर के महीने में, उनके लिए ये लगभग माना जाता है कि 100 से 110 दिन का जो समय है वो पर्याप्त होता है आलू को हमारे एक पर्याप्त उत्पादन लेने के लिए। तो उसके उपरांत उनके आल काटने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आल काटने के 10 से 15 दिन पहले पानी भी बंद करना पड़ता है। अब बात आती है कि समय की बात, तो समय 110 कुछ किस्मों के आधार पर भी हम समय तय कर सकते हैं कि कुछ किस्में हैं, खासकर जो राशन वाली किस्में हैं उसमें 90 से 110 दिन तक भी किस्में हमारे उत्तर भारत में उगाई जाती हैं। कुछ प्रसंस्करण की किस्में हैं जो 100 से 120 और 130 दिन की उगाई जाती हैं। तो जैसे ही वो अवधि पूरी होती है, हमें उनके 10 दिन पहले पानी बंद करना है, उसके 10 दिन बाद फिर हम उसको खुदाई योग्य उपयुक्त मानते हैं। तो ये समय एक बीज उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनको भी ये ध्यान देना है। हमारे द्वारा समय समय पर किसानों को ये सुझाव दिए जाते हैं कि किस समय अवधि या किस अंतराल पर उनको किस कीटनाशकों का छिड़काव करना है और कब अधिकतम समय हो जाता है, यानी कि जो विषाणु वाहक कीट हैं उनकी संख्या जब अधिक बढ़ने लगती है, एक कंपाउंड लीफ में जो 20 माहू की संख्या या उससे अधिक हो जाए तो उसकी आल काटने का समय हो जाता है और उसके 10-15 दिन बाद खुदाई करते हैं। तो ये बीज वाले जो किसान हैं
वो ऑलरेडी कर चुके होंगे, क्योंकि ये अवधि हम काफी उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि बीज के लिए अवधि, राशन आलू के लिए अवधि और प्रसंस्करण के लिए अवधि, ये तीनों की अलग अलग है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि खुदाई से पूर्व एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि पानी जो है वो बंद कर देना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी बातें जो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए अगर हमारे किसान मित्र खुदाई करने की शुरुआत करने जा रहे हैं? जी देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप सबसे पहली बात देखनी है कि हमें पानी बंद करने का कारण क्या है। देखिए, पानी जब बंद करते हैं तो आलू की जो त्वचा होती है, ऊपर की स्किन जिसे हम बोलते हैं, वो कच्ची होती है। तो जैसे ही हम, कुछ आलू की किस्में ऐसी होती हैं कि जो जैसे ही 100 दिन या 110 दिन 120 दिन होते हैं, वैसे ही उसकी ऊपर की आल अपने आप सूखने लगती है। और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो हरी रहती हैं। तो जब हरी वाली किस्मों के हम पत्ते काटते हैं तो उससे 10 दिन पहले पानी बंद करना है, 10 से 15 दिन पहले। और वो बंद करने का जो उसका एक कारण है कि उसकी जो त्वचा है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि त्वचा अगर खुदाई के बाद छिलती हुई होगी तो ट्रांसपोर्ट और भंडारण में वो दिक्कत और पैदा करेगी। उसमें ब्रूजिंग यानी कि जो छिलने की समस्या है, और अंदर आलू खराब होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो कारण ये है कि हमें जब खुदाई करनी है तब जो नमी पर्याप्त, खेत में नमी का मतलब ये नहीं कि खेत गीला हो, इतनी नमी हो कि आलू आसानी से खुदे और आलू जो मिट्टी है उस पे चिपके नहीं। क्योंकि अगर मिट्टी, मान लीजिए आप पैक कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, चिपक रही है, तो एक तो वो सड़न का कारण भी बनेगी, और भंडारण करने के लिए जब आप शीतगृह लेके जाएंगे तो वहां पर भी जो है दूसरे आलूओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका कारण एक ये हुआ कि ऐसी नमी की मात्रा जो क्षेत्र क्षमता है खेत का, उसका 50% से अधिक ना हो। लेकिन जैसे ही आप खोदेंगे आलू तो उसमें आपकी त्वचा मजबूत होगी। और ये ध्यान रखना है कि आलू खुदाई करते समय आलू को बहुत ऊंचाई से पटके नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा पटकेंगे तो अंदर आलू जो है ना, ऊपर से तो नहीं दिखाई देगा कि कुछ हुआ है, लेकिन जब आप भंडारण करेंगे तो 2 या 3 महीने बाद उसमें अंदर कुछ डैमेज हो सकता है आलू, जो आपकी जो मार्केट है उसकी खराब करेगा, वो वैल्यू खराब करेगा। जी। और दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भंडारण के बाद हमको श्रेणीकरण करना बहुत जरूरी है। और श्रेणीकरण के बारे में मुझे लगता है कि आप शायद आगे और चर्चा करेंगी। तो मैं एक महत्वपूर्ण जो हमारी बात है कि इसमें खेत गीला नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, और ना ही बहुत सूखा होना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज और आती है, जब खेत में नमी की हमने बात की है तो साथ में तापमान भी, ये भी बहुत महत्व रखता है। तो इसका कितना ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही प्रासंगिक आपने सवाल पूछा है। हमारे सभी जो किसान भाई हैं, अब कहीं ना कहीं जो हमारी तकनीक से उनका जुड़ाव हो चुका है। हर एक किसान आज की डेट में मुझे लगता है कि कम से कम उसके एक डिजिटल कोई ऐसा माध्यम जरूर रहता है कि जिसके माध्यम से उसको जो वर्तमान तापमान है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो किसान भाई जो खासकर आलू की खुदाई कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें, जब भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होता है तो खुदाई करें तो जरूर कोशिश करें कि इसके पहले कर लें। अगर मजबूरी है करना तो आलू को खेत में ना छोड़ें। आलू को जैसे ही खुदाई करें उसको छायादार स्थान पर ढेर बनाएं, और वहां से हटाकर जब आप उसकी, खासकर आपके बाग में या खेतों में ही कुछ समय के लिए भंडारण कर सकते हैं, उसकी जो स्किन है, त्वचा को, और उसको क्योरिंग बोलते हैं। तो वो मजबूत करने के लिए 1 मीटर से 1.25 मीटर के ऊंचे ढेर बनाते हैं, और उस ढेर के ऊपर 20 से 25 या 30 सेंटीमीटर की मोटी पुआल चढ़ा देते हैं, जिससे कि उसके अंदर का तापमान अच्छा हो जाता है। और इस बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं, ये उन्हें ले लेते हैं। हेलो किसान की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये जैसे आलू के बारे में चर्चा हो रही है, तो हमारा प्रश्न ये है कि जैसे आलू जो हम लोग खुदाई किसान करते हैं खास करके, तो आलू में जैसे खुरपी वगैरह लग जाती है तो आलू कट जाता है, आलू खराब हो जाता है। तो ऐसे आलू जो खराब हो जाता है तो उसका मतलब उपयोग कैसे किया जाए, और क्योंकि वो आलू मार्केट में भी ज्यादा अच्छे पैसों से नहीं बिक पाता है, तो इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब से चर्चा करें कि ये खुदाई किस तरह की जाए। अगर आलू में ये खुरपी वगैरह लग जाती है तो उसका रखरखाव कैसे करें, वो आलू फिर किस काम में हम ले सकते हैं? देखिए, अगर खुरपी लगती है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जो बाजार मूल्य है उस पे कमी जरूर आती है। लेकिन उस आलू को अगर हम तुरंत, यानी कि बहुत लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक
कुछ कम दर पर बाजार में अगर हम बेच पाएं तो वो एक अच्छा माध्यम होगा। अदरवाइज एक रास्ता दूसरा निकलता है कि ऐसे कटे फटे आलूओं के लिए जो आज हमारी बहुत बड़ी कंपनियां आ रही हैं, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी आने वाली हैं, बहुत सारा जो आलू के प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आप ये समझिए कि स्टार्च बनाने वाली कंपनियां किसी भी तरीके का आलू हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो या क्रैकिंग हो, किसी भी तरीके का जो आलू को हम फेंकने की स्थिति में आ जाते हैं लेकिन सड़ा ना हो, वो आलू का उपयोग स्टार्च बनाने में किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पहुंच में कोई कंपनी या फैक्ट्री नहीं है तो उसका बाजार के कम मूल्य पर या उपभोग के लिए उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जब तक और कॉलर जुड़ते हैं हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हमने तापमान की भी बात की, अगर हमारे किसान मित्र ये भी कैसे जाने कि कोई फसल है वो जो पक चुकी है उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए, क्या इसका भी कुछ एक आइडिया होता होगा? बिल्कुल, इस बात पर हमने अभी चर्चा की थी कि देखिए क्या है कि अगर बीज के लिए आलू उत्पादन कर रहे हैं तो बीज के लिए एक निश्चित समय अवधि है कि कब तक उसमें विषाणुवाहक कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उसके पहले हमको आल काटनी है और उसके 10-15 दिन बाद हमको खुदाई करनी है। फिर दूसरा होता है कि राशन के लिए 110 दिन तक मैक्सिमम, या और कुछ लोग इससे ज्यादा नहीं ले जाते हैं उत्तर भारत में, तो 110 दिन या किस्म कौन सी लगा रहे हैं, अगर पुखराज लगा रहे हैं 37-97 जो कुफरी बहार बोलते हैं वो लगा रहे हैं, ख्याति लगा रहे हैं, तो उनको 90 से 100 दिन या 110 दिन में बिल्कुल आप खोद के आप उनका शीत गृह ले जाने की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रसंस्करण की किस्में लगा रहे हैं तो उनमें क्या होगा कि आपका 120 से 130 दिन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ किस्में अभी हाल ही में जारी हुई हैं वो 110 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। तो किस्मों के आधार पर भी हम ये तय करते हैं कि कितने दिनों बाद उसकी खुदाई और उसका उत्पादन एक आर्थिक रूप से जो किसान के लिए भी अच्छा होता है, उसकी गुणवत्ता और उसकी बाजार भाव के लिए भी अच्छा होता है। जी, दिनों के आधार पर हम ये कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, मेरा नाम रामपुर ठेकरा जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब, हमने आलू बोए हुए हैं और उसमें छह लगी है बहुत ज्यादा, रात में छह लगती है, दिन में लगती है, रात को कहाँ का रखवाल करेंगे उसकी? देखिए, सेह एक ऐसी समस्या है जो आलू के रूप में अगर हम मान लीजिए कि एक विशेषज्ञ के रूप में हम आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर किसी एक ऐसी, जैसे काल मेघ आपने नाम सुना है, एक जड़ी बूटी होती है खासकर बुखार और उसमें और बहुत ही कड़वी होती है, तो आपके खेतों के खासकर आप उसकी बाड़बंदी करवा लें काल मेघ से, तो क्या होगा कि अगर काल मेघ का स्वाद अगर एक बार सेह को लग गया, क्योंकि सेह बिल्कुल वो बिल बना के रहती है जमीन के अंदर और वो रात में निकलती है या बिल्कुल सुबह निकलती है, तो हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी एक अटैक भी कर देती है कई बार। तो आप कई बार उसको या तो बाड़बंदी करनी है या तो कोई ऐसी फसल लगा देनी है जिसका स्वाद कड़वा हो, तो वो जल्दी फिर आएगी नहीं। तो ये तो एक अच्छा उपाय बताया डॉक्टर साहब आपने। लगातार कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से ही। जी राजेंद्र जी, पूछिए अपना प्रश्न। पहला सवाल ये है, कई लोग मतलब आलू छिलके बनाते हैं और कई लोग बगैर छिले बनाते हैं। कुछ लोग आलू को पहले उबालते हैं, फिर छिलते हैं, फिर उसको जो है डिश के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये तरीका सही है? और तीसरा सवाल जो है वो मेरा ये है कि कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो डायबिटीज शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो भी आलू का सेवन कर सके। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए जी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भोक्ता की दृष्टिकोण से आपने बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा है जो शायद हम सभी के लिए आवश्यक है इसकी जानकारी। तो देखिए, आलू बिल्कुल भी ये कह सकते हैं कि ये इसमें स्टार्ची फूड है, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बड़ी अधिक होती है। शुगर पेशेंट को अगर कोई भी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो तो यही कहता है कि आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करें, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप अगर रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं या दूसरे अन्य आपके सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के या स्टार्च के, तो उनको थोड़ा सा कम करके आप अगर आलू खाएंगे, टोटल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जिससे आपका बढ़े नहीं, लेकिन आलू खाएंगे तो आलू के साथ आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए बड़ी आवश्यक है। इसमें एक विटामिन सी अच्छी पाई जाती है, इसमें मिनरल्स अच्छे पाए जाते हैं, इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो एक तो आपका सवाल का जवाब ये हुआ कि आप
किसी एक अगर रोटी एक कम कर दें तो एक आलू आप बढ़ा सकते हैं एज ए डायबिटिक पेशेंट, जिसमें आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक उतना ही रहेगा, बशर्ते आपको आलू के एडेड एडवांटेज मिल जाएंगे। दूसरा सवाल आपका ये था कि इसको उबाल के खाएं या छिलके सहित खाएं या छील के खाएं। तो देखिए, आलू का सबसे बढ़िया जो खाने का तरीका होता है, अगर आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश और उन क्षेत्रों में चोखा का नाम सुना हो, तो आप भूंज के आलू जब खाते हैं तो आलू को भूंज के खाने का स्वाद छिलके सहित भी लोग खाते हैं और विदाउट छिलका भी खाते हैं। आप अगर आसाम और पूर्वी उत्तर भारत में चले जाएंगे, वहां पर बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो छोटी छोटी पूरे छिलके सहित ही आलू का भाजा बनाते हैं। क्यों फायदेमंद है? आलू के छिलके में जो फाइबर, रेशे की मात्रा खाने वाले जो हमारे बहुत सारे पदार्थ हैं उनमें से सबसे ज्यादा पाई जाती है इसमें। तो आप ये मान के चलिए कि आलू में जितना गुड़ अंदर उसके गूदे में है उससे कहीं ज्यादा उसके छिलके में है। तो आलू को छिलके सहित खाना है, लेकिन इसके साथ एक कॉशन हमें सभी उपभोक्ताओं को रखना है कि आलू जब छिलके सहित पकाते हैं हम लोग, तो ये ध्यान रखें बहुत अच्छी तरीके से उसकी धुलाई हो, ये ध्यान रखें कि उसमें कोई बीमारी ऊपर ना हो, ये ध्यान रखें कि कोई केमिकल का छिड़काव ना किया गया हो, कम से कम 21 दिन बाद ही उपयोग होना चाहिए। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे उपभोक्ता, उसको हम लोग भी अनुशंसा नहीं कर पाते हैं कि वो छील के ही खाएं या छिलके सहित खाएं। तो ये जरूर ध्यान रखें, छिलका सहित आलू फायदेमंद है, भूंज के छिलके सहित खाएंगे तो और फायदेमंद है। तो डॉक्टर साहब ने काफी कुछ फायदे बता दिए कि किस तरह से आप आलू खा सकते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं। और साथ ही आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। आज बात हो रही है आलू की किस तरह से आप खुदाई कर सकते हैं, छटाई कैसे करें, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, सारी ही चीजों के बारे में आज बात हो रही है। डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही एक और बहुत अच्छी बात आपने कल सुनी ही होगी कि किस तरह से किसान सम्मान निधि जो है वो कल उसकी 19वीं किस्त जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उसको जारी किया था, उससे किसान मित्र हमारे बहुत खुश हैं। डॉक्टर साहब, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भी कहीं ना कहीं हम भी एक किसान के बेटे हैं जी। और मैं समझता हूं कि भारत उत्तरोत्तर जो विकास कर रहा है तो उसमें जो किसानों का योगदान क्योंकि बढ़ेगा तो भारत भी और आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है सरकार का, उसमें एक गांव के सबसे छोटे किसान तक उसके डायरेक्ट खाते पर जो उसको एक सम्मान निधि भेजी जा रही है, अगर बहुत छोटा किसान है तो वो बीज भी खरीद सकता है और उससे अपना खेती बाड़ी कर सकता है। अगर उसे खाद पानी के लिए जरूरत है तो उसके लिए एक पैसा मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और इससे पूरे देश का जो है कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं वो भारत की विकास पर भागीदार होंगे। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो 19वीं किस्त जो है जो जारी हुई है, उस पर हमारे किसान मित्रों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं ग्राम डोटी, तहसील अटरू, जिला बारां का निवासी हूँ। किसान हूँ। हमारे यहाँ रबी में सरसों और गेहूँ और धनिया होता है और खरीफ में सोयाबीन और मक्का होता है। की सूचना में मोबाइल के द्वारा मैसेज भी 2 दिन पहले भी हमें मैसेज प्राप्त हो गया है कि आपको 24 तारीख को सम्मान निधि मिलेगी। टीवी के माध्यम से पता चल जाता है और मैसेज भी आ जाता है बैंक में। जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय जारी करते हैं कि वहां से क्लिक करते हैं, हमारे पास मैसेज आ जाता है और हमें प्राप्त हो जाती है अकाउंट। ये सम्मान निधि एक तरीके से किसान को बहुत सम्मान मिल रहा है आपको, और ऐसी समय हमें आती है तो हम उसको कृषि कार्य में उपयोग में लेते हैं। देश के हर किसान को मिल रही है तो बहुत मदद मिलती है उसको। सभी इंतजार में लगे रहते हैं कि कब सम्मान निधि आए। जैसे सबको आता है तो एक दूसरे की आदत है कि मेरे मैसेज आ गया है, मेरे मैसेज आ गया है। सब एक दूसरे से हम बातें करते हैं, शेयर करते हैं कि किसके पहले मैसेज आया। मतलब एक तरीके से इंतजार रहता है कि कब सम्मान निधि डलेगी और देखते रहते हैं मोबाइल को भी कब ये डलेगी और चेक करते रहते हैं सब आपस में। बड़ा नहीं तो छोटा कोई कार्य तो कृषि का किया ही जाएगा इन पैसों से। सोच लिया था बहुत पहले ही कि वहाँ भाई 24 तारीख को आएगी तो उपयोग में लेंगे ही सही। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। इसी तरीके से सम्मान निधि सभी किसानों के, अच्छे गरीब किसान को भी मिलती रहे, बड़े को भी मिलती रहे। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये योजनाएं चलाई है। जी, मेरा नाम लोकेश है। मुख्य रूप से हमारे एक तो लहसुन होता है, गेहूं होता है, सरसों होती है। किसान सम्मान निधि से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और हमारे खेती के बारे में बहुत मददगार साबित होती है। ये बिल्कुल टाइम से टाइम आती रहती है किसान सम्मान निधि। बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी सूचना मुझे पहले से मिल गई थी कि 24 तारीख को किसान सम्मान निधि आपके खाते में डाल दी जाएगी। खुशी का माहौल होता है। और दूसरी बात, ये हमारे खेतों में बहुत कारगर साबित होती है। दवाई है, खाद है, बीज है, इन सब चीजों के लिए हम किसान सम्मान निधि के पैसों का
उपयोग करते हैं। कहना चाहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो भारत सरकार है किसानों के लिए बहुत हित का काम कर रही है और बहुत हितैषी है। भारत सरकार को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम आलोक है। मैं रायपट्टी गांव सूबेदार कपुरवा, अमानीगंज, मिल्कीपुर, अयोध्या, फैजाबाद का रहने वाला हूं। हमारे पास करीब 6 बीघे खेत है। खेतौनी पे हमें प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि प्राप्त होती है 2000 रुपए के हिसाब से। तो ये पैसा हमारे लिए काफी मददगार साबित होता है, जिससे हम अपने नई खेती पे हम इस पैसे को खर्च कर पाते हैं, जिससे हमारी आय में वृद्धि भी होती है और हमारे परिवार में हमारे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य भी जो है बेहतर हो रही है। तो काफी अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की, भारत सरकार की, और जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भविष्य में ये योजना चलती रहे और इसमें नई नई तरक्की की खेती के लिए और भी योजनाएं लागू हो। आज दिनांक 24 को हमारे खाते में 2000 रुपए सम्मान निधि प्राप्त हुई। तो हमारे गाँव में बाकी हमारे किसान साथी के खाते में किसान सम्मान निधि प्राप्त हुई है और ये लगातार जब से योजना चल रही है हमारे किसान भाइयों के खाते में पैसा आ रहा है और सारे किसान भाई खुश हैं। और प्रतिदिन जो है नई खेती और परिवार में आय के साधन होने से सारे किसान काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल धान गेहूं की खेती करते थे और जब से सम्मान निधि की राशि हम लोग को प्राप्त हुई है तब से हम लोग अधिक आय देने वाली फसल सब्जी की खेती प्रतिवर्ष कर रहे हैं और अभी हम लोग भिंडी की खेती मौजूदा समय पे लगाने जा रहे हैं। मैं किसान मनसाराम यादव, निवासी ग्राम संसारा, ब्लॉक हैदरगढ़, जिला बाराबंकी का रहने वाला हूँ। आज 24 तारीख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भागलपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे और बड़ी खुशी की बात ये थी कि हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ में बहुत बड़ा किसान सम्मान निधि के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया, जो सारे लोगों को प्रोजेक्टर पे बड़ी सी स्क्रीन पे वहाँ पे जिला अध्यक्ष माननीय राज रानी, विधायक दिनेश रावत जी और ब्लॉक प्रमुख हैदरगढ़, सब लोगों ने किसानों के बीच में बैठ के पूरा भागलपुर का कार्यक्रम देखा और हमारे किसानों के चेहरे पे इतनी खुशी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान राशि उनके खाते में भेजा और तुरंत मैसेज आया। इस तरह का कार्यक्रम ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं किसानों के हित में, सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है और किसान काफी खुशहाल हो रहा है। छोटा किसान जो कर्ज लेके खेती करता था, जिसके पास खेती करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, महाजन से लेता था या इधर उधर से, तो उसको छोटे किसान को एक मुश्त 2000 रुपया मिल जा रहा। तो खाद, बीज, पानी की व्यवस्था हो जा रही है और अपना उसी छोटे से राशि में वो अपना 2 गुना उत्पादन कर ले रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई, इससे किसानों की खुशहाली, समृद्धि भी बढ़ी है और किसान हमारे भारत का इस योजना का अच्छी तरह से लाभ ले रहा है। ये योजना निरंतर भविष्य में किसानों के लिए अगर चलती रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को आगे और बढ़ाया, तो हमारे देश का किसान और उन्नति करेगा और उन्नति के साथ साथ देश का विकास भी होगा। सीधे छोटे किसानों को सीधे अकाउंट में पैसा पहुंचता है, जिससे किसी प्रकार का कहीं बीच में कोई वो नहीं होता है। 3 चक्र में पैसा मिलता है, रबी, खरीफ, जायद। इससे किसान सोचता है कि हमारी जो किस्त आएगी उससे हम खाद, बीज वगैरह खरीदेंगे और अपने विकास की वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और अभी आपने जाना कि 19वीं किस्त से कितनी फायदे हुए हमारे किसान मित्र को, और हमारे बहुत से साथी हैं लगातार हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। आइए फटाफट से जान लेते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आलू की बुआई करने के लिए फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जब हम बाजार में आलू खरीदने जाते हैं तो पहचान कैसे करें कि आलू मीठा ना निकले। जी देखिए, बहुत ही उपभोक्ता की दृष्टि से अच्छा सवाल है। आप बलुई दोमट जो मिट्टी है वो बहुत उपयोगी होती है आलू के लिए। और जब आलू अगर खरीदने जाते हैं बाजार में, तो बाजार में 3 तरीके की खासकर किस्में उपलब्ध होती हैं। एक होती है कि कच्चे आलू की, कच्ची खुदाई की, वो बहुत लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि आपकी मुख्य फसल की, जिसमें आपकी 37-97 या अन्य किस्में होती हैं, जैसे हमारी कुफरी गंगा है, नीलकंठ है, चिपसोना है। और अगर चिपसोना वाली प्रसंस्करण की किस्में हैं तो इन किस्मों को आप खरीद सकते हैं।
जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि समय एकदम भाग ही रहा है, आप भंडारण के बारे में जल्दी से बताइए कि देखिए, किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि भंडारण पूर्व जो है ना, आलू जो भी रखना है भंडार में, उसकी त्वचा छिली ना हो, ज्यादा ऊंचाई से आलू को पटका ना जाए, साफ सुथरा आलू, मिट्टी रहित आलू को ही भंडारण करना चाहिए। भंडारण जो है बीज के लिए 2 से 4 डिग्री सेल्सियस में होता है, और जो हमारी खासकर उपभोक्ता की दृष्टि से राशन के लिए आलू होता है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस में करते हैं अगर CIPC से अगर ट्रीटमेंट करना है, और 10 से 12 डिग्री सेल्सियस में उसका जो प्रसंस्करण के लिए पूरे साल भर रॉ मटेरियल का उपयोग करने के लिए करते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए भंडारण के लिए। और अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो ये भी बता दीजिए ये क्यों जरूरी है और इससे किसानों को क्या। देखिए, ग्रेडिंग के लिए ये है कि आपकी जो भी बाजार में जो श्रेणीकरण कर रहे हैं उससे कटे फटे आलू छोटा, और आप उसके अलग अलग श्रेणी करके एक तो आपका मूल्य अधिक मिलेगा, और दूसरा ये है कि आपको अगर किसी कंपनी को आलू सप्लाई करना है तो वो खुद बताएगा कि मुझे 40 mm के ऊपर का आलू मैं चिप्स बनाने के लिए लूंगा, 75 mm से ऊपर मैं फ्रेंच फ्राई बनाने के लूंगा, और 25 ग्राम से ऊपर जो है आपकी राशन के लिए ऊपर आलू चलता है। ये श्रेणीकरण करके अगर हम ले जाएंगे तो आपको बाजार मूल्य भी मिलेगा और उपभोक्ता को आलू को छांटना नहीं पड़ेगा, फेंकना नहीं पड़ेगा। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि किस तरह से हम आलू की खुदाई कर सकते हैं, छटाई कर सकते हैं, भंडारण और ग्रेडिंग, ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर VK गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम, आपकी श्रोताओं का भी, आपका भी। जी, तो साथियों, कार्यक्रम किसान की बात आज का यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आलू की खुदाई के विषय में आपने बहुत कुछ जाना होगा और इसका पूरा आप फायदा लेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मैं आरती और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।